हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे जेनेटिक्स की, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे मेंडल्स के लॉ। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने लॉज। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो मेंडल्स के लॉज के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्यों ये लॉज दिए हैं। सबसे पहले तो ये लॉ हमें बताते क्या हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में और हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। हमने कहा कि जो कैरेक्टर हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे यही समझाने के लिए मेंडल ने नियम दिए थे। 3 प्रकार के लॉ इन्होंने दिए। उन्होंने समझाया कि जो कैरेक्टर हैं वो किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं और कैसे वो वहाँ पे खुद को शो कराते हैं। ठीक है, यही हमें यहाँ पे जानना है। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, पी प्लांट पे किया था। तो क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, क्यों उन्होंने मटर के पौधे को ही चूज किया? ऐसा क्या हुआ था कि जो मेंडल हैं उन्हें लगा कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, या मेंडल ने ऐसा क्या देखा जो मेंडल ने वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो यहाँ पे मेंडल ने जब देखा तो जो मटर के पौधे हैं उनमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, यानी कि उन्होंने देखा कि मटर का ही पौधा है लेकिन फिर भी उसकी जो हाइट है वो अलग है, उसमें बीजों का जो कलर है वो अलग है, बीजों का शेप अलग है, फ्लावर का कलर अलग है, फ्लावर की पोजीशन अलग है। बहुत सारे कैरेक्टर जब उन्होंने देखे, फिर उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में हम क्रॉस करा दें। उन्होंने कहा कि अलग अलग जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि लंबा और बौना, उन्होंने कहा अगर इन दो कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस करा दे तो क्या होगा, पहली पीढ़ी में हमें कैसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो खुद को शो करेगा? क्या वो टॉलनेस होगा, यानी कि जो लंबाई का गुण है, जो लंबा पौधा है वो खुद को शो करेगा, या जो बौना पौधा है वो खुद को शो करेगा, या दोनों का मिक्सचर होके आएगा? ऐसा क्या होगा? उन्होंने यही जानने के लिए क्या किया था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने 3 लॉज दिए थे, और इन्हीं लॉज के द्वारा हम ये जान पाए हैं कि जो कैरेक्टर हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको ये जो चार्ट है ये अच्छे से याद करके आना है। आपको ये जो सातों के सातों कैरेक्टर हैं ये किसके हैं, पी प्लांट के हैं, यानी कि मटर के पौधे के हैं। मेंडल ने ये सातों कैरेक्टर देखे थे किसमें, पी प्लांट में। और तभी उन्होंने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे 2 शब्द पढ़े हैं, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। देखिए मटर के पौधे में अलग अलग कैरेक्टर थे, जैसे कि हाइट का था, फूल के कलर का था, फूल की पोजीशन का था, पॉड शेप का था, पॉड कलर का था, शीट के शेप का था और शीट के कलर का था। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इन्होंने 7 कैरेक्टर देखे थे। लेकिन मेंडल ने क्या किया, इतने सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करना इजी नहीं था, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया, एक कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, कुछ क्रॉस किए और उसके बाद अपना पहला लॉ उन्होंने दिया था। ठीक है, कौन से कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उन्होंने देखा था जो स्टेम की हाइट है उसे सेलेक्ट किया था। अब मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, देखिए आपको क्रॉस करना आना चाहिए, इसीलिए फटाफट हम कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, 2 पौधे लिए। अब हमने कहा प्लांट हाइट का जब उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, तो इन्होंने जब पौधे लिए तो दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने लिया। इन्होंने पहले क्या बात की है, कैपिटल टी यानी कि लंबे पौधे को लिया है, स्मॉल टी यानी कि बौने पौधे को लिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें इन पेरेंट की, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पेरेंट में जो कैरेक्टर है वो एक ही है। जो हमने एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे लिया है, लेकिन दोनों पेरेंट में, दोनों जनकों में जो ट्रेट हैं वो अलग अलग हैं। ये बात हम बार बार करेंगे जब तक कि आपको याद नहीं हो जाती है। ठीक है, जितनी बार आप इन बातों को रिवाइज करते चले जाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये पेरेंट थे। अब पेरेंट जब मेंडल ने लिए तो मैंने आपको कहा था कि फिर क्या होते हैं, यहाँ पे गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो गैमीट बनेंगे वो यहाँ पे 2 गैमीट बनेंगे, लेकिन प्रकार एक ही होगा। अब हमने कहा अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी बन गया तो दोनों एक जैसे गैमीट है, वही हमने स्मॉल टी में देखा। तो हमने कहा स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है, 2 अलग अलग गैमीट हैं लेकिन एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
एक ही गैमेट को हम लिखेंगे, ठीक है। हम दो गैमेट को तब लिखेंगे जब दोनों गैमेट अलग अलग प्रकार के होंगे। ऐसा कब होगा? जब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी कि ऑल टॉल थे, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई है। ये हमने कहा ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, यानी कि बौना है। अब क्या हुआ, हमारे पास पहली पीढ़ी आई जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन हमारे पास आ गया है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे जब मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी में जब इन्होंने क्रॉस कराई तो उन्होंने पहली पीढ़ी में क्या देखा, सारे जो पौधे थे वो लंबे थे। अब मेंडल कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि सारे जो पौधे हैं वो लंबे हो गए हैं, जो बौनेपन का गुण था वो कहाँ गया, वो क्यों यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, देखिए इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, और जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रेसेसिव कहेंगे। इसीलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। क्या बताता है हमें प्रभाविता का नियम, कि कौन सा पेरेंट यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, और जो प्रभावी होगा उसका क्या मतलब है, वो अपने कैरेक्टर को यहाँ पे F1 जनरेशन में शो कर पा रहा होगा, ठीक है। ये बात हो गई है। अब जब हमने पढ़ा था रेसेसिव और डोमिनेंट, तब हम समझ चुके थे कि दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, इसीलिए हम इस क्रॉस को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बोर्ड आया है, यहाँ पर यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, ये बात हमने कर ली थी। F1 जनरेशन हमारे पास आ गई है, और जब हमने F1 जनरेशन देखी तो हमें यही सीखने को मिला कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से एक पेरेंट ही खुद को अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जिसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं। जो पेरेंट यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रेसेसिव या अप्रभावी कह रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि जो कैपिटल टी है, यानी कि जो टॉलनेस के लिए जो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है वो प्रभावी है, जो बौनेपन के लिए जो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। ये बात हो गई है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हमें पता चल गई है कि कौन सा पेरेंट डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, लेकिन अब आगे देखना ये बाकी था कि जो डॉर्फनेस का जो कैरेक्टर है वो कहीं तो निकला होगा, क्या वो कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए जो F1 जनरेशन हुई उसकी उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब है वो हम आगे देखते हैं। आपके सामने जो क्रॉस है, जो इमेज, आप उसे भी देखिए और आप देखिए कि खुद आप कैसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। हमने कहाँ तक की बात की थी, F1 जनरेशन की हमने बात की थी, ठीक है। ये है हमारे पास F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हमने एक ही ऑफस्प्रिंग को लिखा था, हमने सिर्फ एक ही कैपिटल टी स्मॉल टी को लिखा था, लेकिन क्यों लिखा, हमने कहा कि जब हम यहाँ पे देखेंगे 4 गैमीट बनेंगे तो 4 यहाँ पे ऑफस्प्रिंग भी बनेंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही गैमीट की यहाँ पे क्या कराई थी, क्रॉस, एक ही गैमीट का यहाँ पे क्रॉस कराया था, इसीलिए हम एक ही यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है या एक ही संतति को यहाँ पे लिख रहे हैं। F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आया था, ठीक है। अब हमने कहा कि मेंडल ने ये देखा कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है उसका क्या हुआ, उसके लिए इन्होंने सेल्फ क्रॉस यहाँ पे करा दिया है। और सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे, जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के बीच में ही ये क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, यानी कि जो पौधा था, जो लंबा पौधा इन्हें मिला है, हमने क्या कहा, F1 जनरेशन में बहुत सारे पौधे हमें सारे ही लंबे मिले। अब उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन जो पहली पीढ़ी में पौधे आए थे, अब उनके बीच में इन्होंने पॉलिनेशन की प्रोसेस करा दी है। ध्यान रखिए, पॉलिनेशन की प्रोसेस फिर से वैसी होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट को लिया होगा, वहां से स्टेमन को हटा दिया है, जिसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, फिर उन्होंने बैगिंग कर दी है। फिर जब यहाँ पे दूसरा पौधे भी कौन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यानी F1 जनरेशन वाला ही पौधा होगा। जब उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो अब बैग को हटा लिया उन्होंने, और फिर वहाँ पे क्या की, पॉलिनेशन करा दी। पॉलिनेशन कराने की तुरंत बाद वहाँ पे रीबैगिंग करा दी है, ताकि वहाँ पे बाहर से कोई जो पॉलन ग्रेन है वो ना आए, ठीक है। यही यहाँ पे करा है। अब देखते हैं क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, ठीक है। हर बार हम यही देखते हैं कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तभी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि गैमीट अलग अलग है। यहाँ पे हमने कहा गैमीट जब एक ही प्रकार के बनते हैं तब हम एक बार लिखते हैं, और अगर गैमीट अलग अलग प्रकार के लिखते हैं तब हम सारे गैमीट को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हो गया, ये गैमीट यहाँ पे बन गए हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस कर लेते हैं। देखिए अब क्रॉस हमने कहा पहले इस कैपिटल टी का क्रॉस इस वाले कैपिटल टी से होगा, तो क्या आया, कैपिटल टी आया। फिर इसका क्रॉस हमने इस टी से कराया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया है। फिर अब हमने स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराया तो फिर से क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। और फिर हमने स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराया तो क्या आया, स्मॉल टी आया। तो देखिए क्या क्या हमारे पास चीजें आई। सबसे पहले हमारे पास आया टॉल, फिर हमारे पास ये भी टॉल है, फिर हमारे पास ये भी टॉल है, और लास्ट में हमारे पास क्या आया है, ड्वार्फ आया है। अब ये वाला बॉक्स आप देखेंगे यही चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 टॉल है, एक ड्वार्फ है, यानी कि 3 लंबे हैं, और एक क्या है, बौना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। वो डिफरेंस करने से पहले सबसे पहले हम रेशियो की बात कर लेते हैं। कितने रेशियो हमारे पास आए हैं, अगर रेशियो की हम बात करें तो हमने कहा यहाँ पे 3 कितने हैं, लंबे हैं, और एक कितना है यहाँ पे, ड्वार्फ है। ठीक है, तो हमने कहा 3:1 हमारे पास ये रेशियो आ गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक लॉ के रेशियो पता होने चाहिए। आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि जो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका रेशियो बताइए। ठीक है, या फिर आपके पास डायरेक्ट दिया जा सकता है कि 3:3:1 किसका रेशियो है, किस लॉ को ये प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये तो हमें मिल गया है रेशियो, लेकिन ये कैसा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो से क्या मतलब, आपने देखा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि सारे पौधे जो लंबे थे उन्हें हमने लंबे पौधे की कैटेगरी में रख दिया है। जो पौधा बौना था वो हमें दिख रहा है, उसे हमने बौने पौधे की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्योर जो टॉल प्लांट है वो वहाँ वो कितने हैं यहाँ पे, यानी कि प्योर टॉल प्लांट का जो नंबर है वो कितना है, हमने कहा 1। कितना है यहाँ पे, 1 है। क्यों, क्योंकि जो प्योर टॉल प्लांट कौन होगा, जिसके दोनों एलील यहाँ पे एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि अगर 2 एलील है यहाँ पे, एक जीन के 2 एलील हैं और दोनों ही एलील क्या कर रहे हैं, अगर लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर टॉल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हाइब्रिड टॉल आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, वैसे तो टॉलनेस को बता रहे हैं, टॉलनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं ये, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ड्वार्फनेस की, तो ड्वार्फनेस के लिए जो होमोजाइगस है वो कितने हैं, 1 है। ये क्या करेगा, ये दोनों ही एलील, इस जीन के दोनों ही एलील क्या कर रहे हैं, बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब एक रेशियो हमारे पास ये आया है, और एक रेशियो हमारे पास कितना आया था, 3:1 हमने बात की थी। एक हमने बात की थी कितनी, 3:1 की। यानी कि हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, 2 वर्ड हमने यहाँ पे क्या किए थे, डिस्कस किए थे। हमने कहा कि जो फिनोटिपिक हैं वो कैरेक्टर होते हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमने फिनोटिपिक रेशियो जब देखा तो हमें 3 जो पौधे थे वो लंबे दिखे, एक पौधा बौना दिखा, तो ये हमारा क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है, याद रखेंगे। और फिर हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे जीन के बेस पे देखें, हमने कहा कि अगर हम देखें कि प्योर टॉल कौन है, प्योर ड्वार्फ कौन है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो रेशियो आया जिसे हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। क्या आया, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास 1:2:1 क्या है, हमारा जीनोटिपिक रेशियो है। और फेनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1 है। यहाँ पे आपको सेम ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से आप क्रॉस करेंगे। फिर F1 जनरेशन में आपको देखना है कि क्या कैरेक्टर यहाँ पे निकला है वही डोमिनेंट है। फिर हमने क्या किया, F1 जनरेशन का हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया है, यानी कि F1 जनरेशन के बीच ही यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, पॉलिनेशन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 संतति आई हैं। अब हमने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, जहाँ F1 जनरेशन में सारे ही पौधे लंबे थे, यहाँ हमने क्या देखा, F2 जनरेशन में 3 पौधे तो लंबे थे लेकिन एक कैसा था, बौना था। लेकिन कब वो बौना बना, जब वहां पे जीन के दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एक ही ट्रेट को कोड कर रहे थे।
तो मेंडल ने क्या बात की, मेंडल ने बात की है कि जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका अगर एक भी एलील यहाँ पे आ रहा है तो वो अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। समझ रहे हैं? मेंडल ने कहा कि अगर डोमिनेंट पेरेंट का एक भी एलील आ जाता है तो वो अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। लेकिन रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर रेसेसिव एलील के साथ या रेसेसिव पेरेंट के साथ डोमिनेंट पेरेंट आ जाता है तब वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। लेकिन क्या होगा, जब रेसेसिव पेरेंट के दोनों एलील एक साथ आएंगे तब वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि जो बौनेपन के लिए जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं खोया नहीं है, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही जो डार्कनेस के लिए जो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। होमोजाइगस का क्या मतलब है कि जब दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए कोड कर रहे होंगे तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में। यानी रेसेसिव पेरेंट अपने कैरेक्टर को तभी शो करेगा जब वो रेसेसिव कंडीशन में होगा, ठीक है। लेकिन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, हमने कहा रेसेसिव पेरेंट खुद को तभी शो कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। लेकिन डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आप देखिए। डोमिनेंट पेरेंट चाहे होमोजाइगस कंडीशन में है चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये खुद को फिर भी एक्सप्रेस कर ही रहा है। लेकिन रेसेसिव पेरेंट का क्या है, अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। अब हमने बात की है फिनोटिपिकली, हमने देखा कि यहाँ पे 3 जो प्लांट है वो लंबे हैं, एक छोटा है, तो हमने कहा फिनोटिपिक जो रेशियो है वो है 3:1, ठीक है। याद रखिए क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो है जिसे हम देख रहे हैं एक्सटर्नली। लेकिन अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखें, हमने कहा कि देखते हैं कि जो जीन है वो कौन से जीन प्योर हैं और कौन से जीन हाइब्रिड हैं। हमने कहा जो प्योर टॉल प्लांट है वो 1 है, जो हाइब्रिड टॉल प्लांट है वो 2 है, और प्योर जो ड्वार्फ प्लांट है वो 1 है। यानी कि 1:2:1 किसका यहाँ पे रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आता है। चलिए पहला लॉ हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिजिक्स पढ़ें, आप यहाँ पे एसएसटी के सब्जेक्ट पढ़ें, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि कोई भी जो नियम होता है, कोई भी जो लॉ होता है उसका एक अपवाद जरूर होता है, यानी एक्सेप्शन होते हैं। बहुत रेयर ऐसे केस होंगे कि जहाँ पे किसी भी लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई अपवाद नहीं होता है। अपवाद किसे कहते हैं, हमने कहा जो रूल से, देखिए हमने कहा हमारी क्लास में क्या है, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से जो 39 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सारे एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनमें से जो एक बच्चा है वो उस रूल को फॉलो ना करके कोई और ही जो रूल है वो फॉलो कर रहा है, हम क्या कहते हैं, ये बच्चा अपवाद है क्योंकि वो अलग ही डायरेक्शन में जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। देखिए ये जो लॉ है ये काफ़ी सारे जो प्लांट हैं या फिर जो एनिमल भी हैं उन पे ये क्या होता है, लागू होता है, लेकिन इस लॉ का भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो साथ साथ में हम अपवाद भी पढ़ते चले जाएंगे, फिर क्या होगा, आप सीक्वेंस में समझ पाएंगे कि जो लॉ है किस लॉ का कौन सा एक्सेप्शन हमारे पास आता है। सबसे पहले जो एक्सेप्शन हमारे पास आता है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, जो प्रभाविता है वो पूर्ण रूप से नहीं आएगी। इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो है मिराबिलस जलापा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखिए अब यहाँ तक आप क्रॉस करना सीख गए हैं। तो यहाँ पे मेंडल ने नहीं, मतलब ये जो एक्सेप्शन है ये मेंडल के लॉ के बाद आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जब यहाँ पे 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, एक प्लांट में कैसे फ्लावर थे, रेड फ्लावर थे जिसे हम कैपिटल आर से यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक जो प्लांट था उसमें कैसे फ्लावर थे, व्हाइट फ्लावर थे। आप इसे R1 R2 करके दिखा सकते हैं, या फिर आप W करके भी इसे क्या कर सकते हैं, या फिर स्मॉल r, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे हमने कैपिटल टी में देखा था, जैसे हमने कहा था कि जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल टी है, रेसेसिव होगा तो वो स्मॉल टी है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेड के लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे, व्हाइट के लिए हम स्मॉल आर यहाँ पे लिखेंगे। क्या है, ये पेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बने, गैमीट बनेंगे। तो गैमीट कैसे बनेंगे, एक ही प्रकार का गैमीट हम यहाँ पे लिखेंगे।
अब जब इनका क्रॉस कराया गया तो क्या होगा F1 जनरेशन में, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। तो अगर हम देखें अपने पहले लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा। पहले लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फूलों का कलर होना चाहिए था वो कैसा था, रेड था, लेकिन देखा गया कि जो फूलों का कलर है वो रेड ना होके क्या है, यहाँ पे पिंक है। क्या बात की, देखिए यही चीज आपको इमेज में दिखाई गई है कि जब रेड फ्लावर यानी कि जो लाल फूल है उसे सफेद फूल से क्रॉस किया गया है तो F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला, जो पिंक फ्लावर है वो देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिखाया गया कि जो डोमिनेंट जो पेरेंट है वो भी क्या है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहा है तो फिर भी वो खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि F2 जनरेशन में यहाँ पे क्या चीजें निकलती हैं। F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करा दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से गैमीट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। ये क्या है, गैमीट हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया, हमने देखा ये आया कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर इसका क्रॉस हमने इससे किया, ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये आया हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट वन इज स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आए हैं। हमने कहा ये है रेड, ये है पिंक, ये भी होगा पिंक और ये है वाइट। चलिए, तो ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई है। क्या रिजल्ट आया F2 जनरेशन में, अगर हम कहें कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो सिंपली हमारे पास आ गया है, रेड कितने हैं, हमने कहा 1, हमने कहा पिंक कितने हैं, हमने कहा 2 और वाइट कितने हैं, वाइट है 1। तो क्या रेशियो आया, 1:2:1। और कौन सा रेशियो है ये, आप यहाँ पे देखेंगे ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम है क्योंकि हमें एक जैसे ही दिख रहे हैं। जो प्योर रेड है वो हमें रेड ही दिख रहा है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो हमें पिंक ही दिख रहे हैं, और जो स्मॉल आर है वो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट ही दिख रहा है। आपको जो इमेज दिखाई गई है वहाँ पे स्मॉल आर की जगह R2 यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि रेड को R1 से बताया गया है और व्हाइट को R2 से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको अलग अलग जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होते हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो एक ही होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा, आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस प्रकार से आपको चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या बात की है, यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बताता है कि यहाँ पे कोई भी जो पेरेंट है, कोई भी जो जनक है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। ठीक है, ना ही रेड पूर्ण रूप से प्रभावी है, ना ही व्हाइट पूर्ण रूप से रेसेसिव है यानी कि अप्रभावी है। दोनों का ही यहाँ पे क्या बीच की जो स्थिति है, बीच की जो कंडीशन है वो आई है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पेरेंट जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो रेड है जिसे हम डोमिनेंट मान रहे थे, तो रेड ऐसी कंडीशन में है कि यहाँ पे दोनों एलील का एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर रेड का जो आर है, रेड कलर के लिए अगर एक ही एलील वहाँ पे है तो वो एलील इतना कैपेबल नहीं है कि वो रेड कलर को प्रोड्यूस कर सके, मतलब कि उसे रेड कलर को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे दोनों ही एलील वहाँ पे होने चाहिए। अगर एक भी एलील वहाँ पे नहीं है तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि वो रेड कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और व्हाइट कलर को हमने क्या माना था, हमने कहा वो क्या है, रेसेसिव है। अगर उसके साथ कोई डोमिनेंट एलील आ जाता है तो वो फिर भी खुद को क्या करेगा, वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बीच की कंडीशन यहाँ पे आ गई है पिंक। तो आपने देखा कि ये जो अपवाद है ये इसके जस्ट उल्टा है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि जो डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा हर एक कंडीशन में, चाहे वो हेटेरोजाइगस है चाहे वो होमोजाइगस है। और यहाँ पे अपवाद देखिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे,
आप सोचेंगे कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंट होता है वो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करता है। फिर हम कह रहे हैं कि जो डोमिनेंट है वो भी खुद को तभी एक्सप्रेस कर रहा है जब होमोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन ये अपवाद है। ये जो रूल फॉलो होगा ये बहुत कम पे ही फॉलो होता है, जो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे कह रहे हैं। तो ठीक है, आपने क्या करना है, रेशियो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने पढ़ा है यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट लॉ और उसका एक्सेप्शन। तो आपको क्या करना है, घर जाके ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।